हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। हम पहुंच चुके हमारे लेक्चर नंबर 127 पर। यहाँ पर डीपी और ट्रीज का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। यही सेम क्वेश्चन टावर रिसर्च जब एनएसआईटी में पहली बार आई थी तो हमारे क्लास के टॉपर से पूछा गया था और वो नहीं बता पाया था। तो क्वेश्चन आपके सामने फटाफट प्रकट करते हैं और समझाते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन का नाम है यूनिक बाइनरी सर्च ट्री। आपको इनपुट के अंदर यहाँ पर एक इंटीजर दिया होगा। इनपुट में आपको एक इंटीजर दे दिया कि एन की वैल्यू ये है। आपको रिटर्न करने नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली यूनिक बाइनरी सर्च ट्रीज। लेट से आपको एन की वैल्यू 2 दे दी, तो आप दो नोड्स के द्वारा कितने स्ट्रक्चरली यूनिक बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हैं। लेट से आपके पास दो नोड हैं, एक नोड है 1, एक है 2। तो आपका एक ट्री तो ऐसा बन सकता है कि ये रहा 1 और 1 के साथ ये 2 लग गया, या फिर एक ट्री एक और बन सकता है कॉम्बिनेशन, ये रहा 2 और 2 के साथ ये 1 लग गया। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए आपका आंसर क्या आ रहा है, एक ट्री दूसरा ट्री 2, तो आपका आंसर क्या हो गया 2 हो गया। या लेट से n इक्वल्स टू 1 होता है, यानी मान लो आपको सिर्फ एक ही नोड है। अगर एक ही नोड है तो एक ही ट्री बन सकता है, तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर 1 आ गया। लेट से आपके पास n इक्वल टू 0 है। n इक्वल टू 0 मतलब एम्प्टी BST बन गया। रूट इज इक्वल टू नल, तो यहां पर भी आपका आंसर जो है वो क्या हो गया, आंसर 1 हो गया। लेट से यहां पर आपको n की वैल्यू इनपुट में 3 दी गई है। आपके पास 3 नोड्स हैं, 1 2 3। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, मैंने बोला कि एक आंसर बन सकता है 1 और 1 के साथ आपने कनेक्ट कर दिया क्या 2,3, यानी दो ट्री बन सकते हैं। यहाँ पे पहला 1 एक बार 2 लगा दिया और एक बार 3 लगा दिया, या फिर 1 एक बार 3 लगा दिया एक बार 2 लगा दिया। तो ये हो गया जी आपका ट्री नंबर 1, ये हो गया जी आपका ट्री नंबर 2। ठीक है, लेट से 2 आपकी एक नोड होती रूट नोड, तो 1 आपका लेफ्ट में लगता और 3 आपका राइट में लगता, तो ये हो गया जी आपका ट्री नंबर 3। इसके अलावा लेट से 3 आपकी रूट नोड होती तो 1 और 2 दोनों आपके लेफ्ट में लग रहे होते। इन शॉर्ट आपके दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 3 अगर 1 लग गया यहाँ पर तो यहाँ 2 लगेगा, या फिर 3 अगर 2 लग गया यहाँ पर तो यहाँ पर 1 लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्री नंबर 4, ट्री नंबर 5। तो n इक्वल टू 3 के लिए आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 5। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको क्वेश्चन समझ में तो आ गया होगा कि यार क्या करना हम चाहते हैं। इनपुट में हमें n की वैल्यू दी हुई है, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री, और आपको आउटपुट में रिटर्न करना है एक नंबर जो कि दर्शाता हो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली यूनिक बाइनरी सर्च ट्रीज। सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमारे क्लास के टॉपर से पूछा गया था, वो नहीं बता पाया था। ठीक है, चलो सोचते हैं कैसे। थोड़े बेसिक्स पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स से मैंने आपको बोला कि आपके पास एक रूट नोड है यहाँ पे R। ठीक है, और यहां मैंने बोला कि लेफ्ट साइड से ना टोटल आपके 4 स्ट्रक्चरली यूनिक बाइनरी सर्च ट्री बन सकते हैं। टोटल लेफ्ट पार्ट के अंदर 4 स्ट्रक्चरली यूनिक बाइनरी सर्च ट्री बन सकते हैं, और मान लो राइट पार्ट के अंदर टोटल आपके 5 स्ट्रक्चरली यूनिक बाइनरी सर्च ट्री बन सकते हैं। स्ट्रक्चरली यूनिक मतलब यहाँ पे ध्यान से सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट है स्ट्रक्चरली। ओके तो अगर इस वाले ट्री में यहाँ पर लेफ्ट से 4 स्ट्रक्चरली यूनिक बाइनरी सर्च ट्री बन सकते हैं, यहाँ से 5 बन सकते हैं, तो टोटल कितना आएगा, तो टोटल इस ट्री के लिए कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। बहुत सिंपल है भैया, 4 × 5 20 बन जाएंगे। मैंने कहा बहुत सही, जानबूझ के बता रहा हूँ बेसिक क्लियर करने के लिए, ताकि बाद में कोई आपको ऐसा टेंशन ना हो कि ये कैसे हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ से 4 यूनिक सब ट्री बन सकते हैं, 4 यूनिक BST बन सकते हैं, यहाँ से 5 यूनिक BST बन सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 4 × 5 दैट इज 20। आपके 20 ट्री बन पाएंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर के। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम BST की बात कर रहे हैं, तो लेट्स से मैंने यहाँ पर कोई भी नोड को रूट नोड माना है, तो आपकी BST वाली प्रॉपर्टी फॉलो होगी। कौन सी होती है, लेट्स से कि आपके पास 1 2 3 4 ऐसे करके बीच में कहीं पे I है और ये N है। लेट्स से मैंने I को रूट नोड बना दिया। अगर मैं I को रूट नोड बनाता हूं तो इस बात की गारंटी है कि 1 से लेके I-1 तक, 1 से लेके I-1 तक सारी की सारी नोड जो है आपकी लेफ्ट सब ट्री में आएंगी। और उसी प्रकार इस बात की गारंटी भी है कि I+1 से लेकर N तक ये सारी नोड आपकी राइट सब ट्री में आएंगी। क्या ये बात हम मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। ठीक है,
तो ये आपको समझ में आता है, अगर आई को मैं रूट नोड मानता हूं तो भैया 1 से i - 1 लेफ्ट में आएगा और i + 1 से n मेरा राइट सब ट्री में आएगा। ठीक है भैया, ये बात भी समझ में आती है, ये बात भी समझ में आती है। एक और चीज, यहाँ पर किस नोड की वैल्यू 1 है, किस नोड की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उस पर आंसर डिपेंड नहीं करता। इस क्वेश्चन के अंदर नोड की वैल्यू क्या है उस पर आंसर डिपेंड नहीं करता। आंसर डिपेंड करता है नंबर ऑफ नोड्स पर, कि नंबर ऑफ नोड क्या है। नोड के अंदर जो मर्जी पड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ नोड्स कितनी है मेरे पास अवेलेबल, उस पर मेरा आंसर डिपेंड करता है। क्या ये बात समझ में आ रही है हमें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सवाल है कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। मैंने बोला बहुत सिंपल है। अभी n = 3 वाला सोल्यूशन आपने देखा ना, हमारे पास 3 नोड्स थी, 1 थी, 2 3 थी। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या किया, मैंने एक बार 1 को रूट नोड माना, मैंने एक बार 2 को रूट नोड माना, मैंने एक बार 3 को रूट नोड माना। तो आंसर कैसे निकला देखो, जब मैंने 1 को रूट नोड माना तो मुझे पता है 2 और 3 दोनों 1 से बड़े हैं, तो यानी कि यहां पर मेरी 2 नोड्स हैं, तो 2 नोड्स का मुझे आंसर चाहिए। मैंने कहा ओके। जब मैंने 2 को रूट नोड माना तो मेरे पास एक नोड जो है, एक नोड यहां पे आ गई 1 वाली क्योंकि छोटा है, और एक नोड यहां पे आ गई 3 वाली क्योंकि 3 बड़ा है। ठीक है, जब मैंने 3 को रूट नोड माना तो मेरे पास 2 नोड यहां पर आ गई लेफ्ट में, क्यों? क्योंकि 1 और 2 दोनों छोटी है। इन शॉर्ट, जब मैं f(3) को सॉल्व करने जा रहा हूं तो वो कैसे सॉल्व होगा, इससे और इससे, इन तीनों के आंसर को प्लस करके। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर इसको थोड़ा और कर दूं तो यहां पे आपको दिखेगा कि यार लेफ्ट पार्ट में 0 नोड है, इसको भी एक्सटेंड कर दूं तो आपको दिखेगा 0 नोड है। अभी हमने ऊपर जस्ट देखा कि यार f(0) क्या होता है, f(0) यहां पर हमने देखा ना, अभी ये देखो f(0) क्या होता है, f(0) 1 होता है और f(1) भी 1 होता है। तो बेस केस आपके पास क्लियर है। आपने बोला कि यार यहां पर क्या आंसर आने वाला है, इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, इसका आंसर है 1, इसका आंसर है 1 और इसका आंसर है 1। अब 2 का आंसर कैसे निकलेगा, 2 का आंसर निकालने हम गए, लेट्स मेरे पास 2 नोड है, 2 नोड है मेरे पास और उसका आंसर मुझे निकालना है। तो लेट्स से 2 नोड है मेरे पास, 2 नोड मतलब ये रही, एक मान लो 1 है, कुछ भी मान लो, मैंने बोला वैल्यू मैटर नहीं करती, राइट, 1 और 2। ठीक है, तो मैंने बोला कि यार इसका एक तरीका है कि 1 के साथ में ऐसे एक नोड यहां लग जाए, सॉरी, इसका एक तरीका यह है कि 1 के साथ में एक नोड यहां लग जाए जो कि 2 वाली होगी, और एक तरीका है कि 2 के साथ में एक नोड यहां लग जाए जो कि 1 वाली होगी। अगर यहां पे लिखूं तो ये 0 नोड है, यहां पर भी देखें तो यहां पे 0 नोड्स हैं। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ रही है कि यार 0 नोड का भी आंसर 1 आता है, इसका भी आंसर 1 है, इसका भी आंसर 1 है, इसका भी आंसर 1 है। मैंने अभी आपको जस्ट समझाया कि अगर इस प्रकार का केस हो तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, ये मल्टीप्लाई ये, यानी 4 × 5 20। तो यानी कि इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, 1 × 1, इसका आंसर आया 1, इसका आंसर क्या निकल के आया 1 × 1, इसका आंसर आया 1। तो 1 + 1 2, तो 2 नोड्स के लिए आपका आंसर 2 आता है, ये समझ में आ गया। तो यानी यहाँ पे आंसर 2 आएगा, यानी यहाँ पे आंसर 2 आएगा। अब ध्यान से देखो, 1 × 2 2 आ गया आंसर, 1 × 1 1 आ गया आंसर, 2 × 1 2 आ गया आंसर, 2 + 1 + 2 कितना हो गया 5। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो हमने क्या किया। तो इस प्रकार अगर आपको n की कोई भी वैल्यू दे रखी हो, इसी प्रकार अगर आपको n की कुछ भी वैल्यूज दे रखी है तो हमें सोचने की नीड नहीं है, हमें सोचने की नीड नहीं है। लेट्स से मेरे पास n नोड्स हैं, तो मुझे क्या पता है इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे एक बार 1 को रूट बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक बार मुझे 2 को रूट बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक बार मुझे 3 को रूट बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करते करते एक बार मुझे n को रूट बनाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। लेट्स से मैंने यहाँ पे कोई i था, उसको मैंने रूट बना दिया। तो जब मैंने किसी i वाली नोड को रूट बना दिया तो उस केस में क्या होगा भैया, उस केस में होगा कि लेफ्ट पार्ट में टोटल 1 2 3 से लेके i - 1 तक नोड्स होंगी। मैंने कहा बिल्कुल सही, यानी भैया मैं साफ साफ यहाँ पे इनको मिटा के ये लिख सकता हूं कि यहाँ पर टोटल i - 1 नोड्स होंगी। मैंने कहा बिल्कुल सही। और राइट पार्ट में भैया आपकी i + 1 से लेके n तक नोड होंगी। मैंने कहा बिल्कुल सही। अगर मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूं भैया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पर टोटल n - i नोड्स होंगी। बिल्कुल ठीक है। तो अगर मुझे नोड का काउंट पता है, यहाँ पे i - 1 नोड है और यहाँ पर n - i नोड है, तो क्या मेरे लिए क्वेश्चन करना सिंपल नहीं हो गया? मेरे पास टोटल नोड थी f ऑफ n, तो f ऑफ n किस पे डिपेंड कर रहा है? f ऑफ n किस पे डिपेंड कर रहा है? f ऑफ n डिपेंड कर रहा है कि यार f ऑफ i - 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा f ऑफ n - i के साथ फॉर ऑल i's, फॉर ऑल i। बात समझ में आती है? तो आपने हर एक नोड को रूट नोड मान लिया। ये फॉर ऑल i's का वही मतलब है कि आपने हर एक नोड को एक बार रूट नोड माना और उसमें यही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला कैसा है आपने जस्ट अभी देखा कि कॉम्बिनेशन ऐसे निकलते हैं।
और आपके पास बेस केस दो पड़े हुए हैं, एफ ऑफ 0 वाला और एफ ऑफ 1 वाला। इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो अगर अब मुझे इसको सॉल्व करना तो मुझे चीज़ें आसान लग रही है, मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि मुझे बस इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से लिखूं तो इस प्रकार का ये हो जाएगा कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ आई माइनस 1 मल्टीप्लाई एफ ऑफ एन माइनस आई। खत्म। इसके द्वारा आप सॉल्व कर पाएंगे। एक बार इसे कोड करते हैं और फिर दोबारा देखेंगे, ठीक है। मैंने बोला ये एफ ऑफ एन है, बेस केस क्या कहता है, बेस केस कहता है अगर आपकी एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो तो उस केस में रिटर्न 1 कर देना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और मैंने एक आंसर बना लिया, आंसर इक्वल टू 0। मैंने एक फोर लूप चलाया समेशन के लिए फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। ये किस लिए है, आपने ये सारी रूट नोड्स बना दी हैं, आपने ये सारी की सारी रूट नोड्स बना दी हैं, ठीक है। आपने बोला थिंक आई एज रूट नोड्स, ठीक है। तो आपने क्या किया, आंसर में प्लस कर दो जो भी आपका ये वाले फॉर्मूले से आंसर आता हो, आई माइनस 1 दैट इज नम ट्रीज ऑफ आई माइनस 1 स्टार नम ट्रीज ऑफ एन माइनस आई, ठीक है। इस प्रकार आपने आंसर निकाला और आपने आंसर रिटर्न कर दिया। आई थिंक ये चलना चाहिए। एक बार रन कर लेते हैं, भाई रन किया और ये चल गया। मैंने एक बार सबमिट कर लिया, रिकर्सिव सॉल्यूशन है, पॉसिबिलिटी टीएलई करेगा, ठीक है। और ये आजा भाई आजा, टीएलई आ गया, बहुत बढ़िया। तो टीएलई तो आ रहा है, अब इसमें थोड़ा सा डीपी एडिशन करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग सब केसेस। तो मैंने क्या किया, इस पूरे लॉजिक को मैंने मूव कर दिया एक सॉल्व नामक फंक्शन के अंदर, ठीक है। लेट से मैंने इस पूरे लॉजिक को मूव कर दिया एक सॉल्व नामक फंक्शन के अंदर। और डीपी कैसे अप्लाई करते हैं ये तो अच्छी तरह मैं जानता ही हूँ, ठीक है। कैसे करते हैं भैया, अरे बताया तो था आपको, वो डीपी वाला एरे क्रिएट करना पड़ेगा। डीपी वाला एरे क्रिएट कर लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट डीपी आपने बोला n+1 साइज का और स्टार्टिंग -1 से इनिशियलाइज कर देना, रिटर्न कर दो। फंक्शन कॉल कर दिया आपने रिटर्न सॉल्व n, डीपी, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर भी सब में डीपी चेंजेस कर दिया, डीपी पास कर दिया, यहाँ पर भी आपने इसको क्रिएट कर दिया वेक्टर इंट डीपी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप डन, डीपी वाला एरे क्रिएट कर लिया और उसको आपने फंक्शन में पास कर दिया, ठीक है। सेकंड स्टेप, आप जहां भी आंसर रिटर्न कर रहे हो उसको डीपी में स्टोर करके रिटर्न करना, डीपी ऑफ एन इज इक्वल टू आंसर, ठीक है। सेकंड स्टेप भी डन। लास्ट स्टेप, आपके बेस केस के बाद एक बार डीपी में पहले चेक कर लेना क्या डीपी के अंदर आंसर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर डीपी के अंदर आंसर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आगे प्रोसेसिंग करने की नीड नहीं, सीधा उसे रिटर्न करवा दो। तो आपने बोला रिटर्न डीपी ऑफ एन। आई थिंक डीपी लगा दी हमने, हो गया कि टॉप डाउन डीपी रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन वाला सॉल्यूशन एकदम तैयार। इसको हमने रन कर लिया एक बार, रन कर लिया, ठीक है। कहीं पर छोटी सी गड़बड़ बता रहे हैं ये, कहाँ पर इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, सॉल्व नाम रखना पड़ेगा इसका। चलो अब चलाओ, आपने चलाया, बिल्कुल सही चल रहा है। एक बार सबमिट करो, सबमिट किया, सक्सेसफुल। रन टाइम 0 ms फास्टर देन 100% ऑफ C++ ऑनलाइन सबमिशन। तो आपने टॉप डाउन डीपी का प्रयोग तो कर लिया, आपने टॉप डाउन डीपी से तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं भैया मुझे तो बॉटम अप डीपी का प्रयोग करना है, मैं तो बॉटम अप डीपी का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना चाहता हूं। मैंने कहा ओके, बॉटम अप डीपी से कर लो। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे दो चीजें हैं यार, एक नंबर ऑफ नोड्स, ये देखो इंट n वाला जो पैरामीटर है, नंबर ऑफ नोड्स, और एक किस नोड को रूट नोड मानना है। ये दो पैरामीटर हैं जो कि चेंज कर रहे हैं, देखो i-1 या n-i भेजते हो तो आपका नंबर ऑफ नोड चेंज कर जाता है, और यहाँ इस लूप के द्वारा आप डिसाइड करते हो कि किसको मुझे रूट नोड मानना है, ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए फटाफट अपना फंक्शन लिखते हैं, इंट सॉल्व यूजिंग टैबुलेशन। इसके अंदर आपने पास कर दिया आपका n, ठीक है। आपने बोला कि यार सॉल्व करना है ना, ठीक है। सबसे पहले बेस केस से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला, बेस केस यहाँ पे है कि अगर n लेस देन इक्वल टू 1 है तो आंसर 1 होगा, ठीक है। तो मैं फटाफट अपना डीपी वाला एरे बनाता हूँ, मैंने बोला डीपी वाला एरे बना दो फटाफट, ये आपने बना दिया। बेस केस से आपको पता लगा लेस देन इक्वल टू 1 वाले केस में, यानी कि 0 और 1 वाले केस में आपका आंसर बनाएगा। तो आपने बोला कि डीपी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू डीपी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हो गया। मैंने दो पैरामीटर्स की बात की थी यहाँ पे, याद आ रहा है। एक तो आपका ये नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, तो 0 और 1 वाला केस तो आपने ऑलरेडी हैंडल कर लिया। अब कहां से कहां तक केस बचा, अब केस बचा आपका 2 से लेके n तक का, 0 और 1 क्योंकि ऑलरेडी हैंडल कर लिया आपने,
ठीक है। तो ये आई जो है यहाँ पर, ये आई जो है यहाँ पर, ये दर्शाता है आपका नंबर ऑफ नोड्स कि कितने नंबर ऑफ नोड के लिए आप आंसर निकाल रहे हो। अब अगर मैं जे वाला लूप यहाँ पे लिखूं, जे आपको दर्शाएगा कि किसको रूट नोड मान रहे हो, रूट नोड किसको मान रहे हो, ठीक है। तो जे के लिए लेट से मैंने सेम ही इसे कॉपी कर लिया और देखते हैं क्या होता है। रहने देता हूँ, कॉपी करूँ कंफ्यूज हो गए, आई 2 बार हो जाएगा। तो मैंने बोला कि जे का लूप लिख देता हूँ, फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू, कहाँ शुरू करना है, मैंने बोला 1 वाली नोड से शुरू करना है, जे को रूट नोड मानेंगे। और कहाँ तक जाऊं, जितनी नोड्स प्रेजेंट है, कितनी नोड प्रेजेंट है, आई। तो जे आपका जाएगा लेस देन इक्वल टू आई, आई तक जाना दोस्त, एन तक मत जाना। आई दर्शाता है नंबर ऑफ नोड, दैट्स वाई आई तक जा रहा हूं मैं, ठीक है। जे प्लस प्लस, इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर मैंने बोला कि यार तुम डीपी ऑफ एन निकालने आए थे, यहाँ पे नंबर ऑफ नोड कौन दर्शाता है, यहाँ पे आई दर्शा रहा है, तो तुम निकालोगे डीपी ऑफ आई प्लस इज इक्वल्स टू आई -1 वाली कॉल और n-1। आई मतलब क्या होता था, आई मतलब रूट नोड होता था, यहाँ पे रूट नोड कौन दर्शा रहा है, यहाँ पे जे दर्शा रहा है। तो मैंने जो पहली कॉल लिखी ये वाली, वो लिखी j-1, डीपी ऑफ j-1, ठीक है। इसका आपने मल्टीप्लाई कर दिया डीपी ऑफ किसके साथ, n मतलब होता था नंबर ऑफ नोड्स, यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ नोड्स है, और नंबर ऑफ नोड कौन दर्शा रहा है, आई दर्शा रहा है। तो मैंने लिखा डीपी ऑफ आई माइनस, और यहाँ पर ये आई मतलब क्या होता था, आई मतलब होता है रूट नोड, और रूट नोड यहाँ पे कौन है, जे, तो आपने इसको जे से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इसके अंदर बिल्कुल भी, तभी मैंने जान मुझे कमेंट्स लिखे हैं, तुम्हें समझ में आ जाए। इतना करने के बाद तुमने आंसर रिटर्न कर देना है, बस खत्म। रिटर्न डीपी ऑफ एन। आवाज पता नहीं कैसे आ रही है, तुमने कर दिया रिटर्न सॉल्व टैब ऑफ एन। एक बार इसको रन करके देखते हैं चलता है कि नहीं चलता, रन करके देखते हैं। एक्सेप्टेड, एक बार इसको हमने सबमिट कर दिया, और ये कोश बिल्कुल सही चल रहा है हमारा टैबुलेशन वाला मेथड भी, बिल्कुल सही। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी भैया, ध्यान से देखो, एक लूप चला 2 से n तक, और ये 0 से i तक जा रहा है, 1 से i तक जा रहा है, n स्क्वायर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई भैया। स्पेस दिख रहा है आपको, ऑफ एन स्पेस यूज हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। क्या मैं इसको और ऑप्टिमाइज कर सकता हूं, सवाल ये है, क्या मैं इसको और ऑप्टिमाइज कर सकता हूं, या फिर कोई और सोल्यूशन मेरे पास एग्जिस्ट करता है। मैंने बोला एक बार देखो, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, आपका इसमें आंसर आ रहा है 1, इसमें आंसर आ रहा है 1, इसमें आंसर आ रहा है 2, इसमें आंसर आ रहा है 5, ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। एक सीरीज होती है इसको मैं कहता हूं कैटलान नंबर। देखो ये, चलो दिखाता हूं। कैटलान नंबर्स देखो, 1, 2, 5, 14, क्या n इक्वल टू 4 के लिए आंसर 14 आता है, चेक कर लेते हैं भैया। n इक्वल टू 4 के लिए जाता तो कौन सी नोड होती, 1 होती, 2 होती, 3 होती, 4 होती। लेट से मैं 1 को रूट नोड मान लेता हूं, तो क्या होता है, यहां पर मेरे पास 3 नोड आती, 2, 3, 4। 3 का आंसर तो मुझे ऑलरेडी पता है भैया, 3 का आंसर तो क्या आता है, 3 का आंसर 5 आता है, 3 का आंसर 5 आता है। मैंने कहा बिल्कुल सही, तो आपका यहाँ 5 आंसर आएगा, और ये 0 नोड है, तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा। तो इसका आंसर 5 × 1 5 आ गया जी। अब 2 की बात कर लेते हैं, अगर मैं 2 ले लेता तो यहाँ पर आपका 1 आता, और यहाँ पर आपका 3, 4 आता। 2 का आंसर क्या आता है, 2 नोड्स का आंसर क्या आता है भाई, 2 नोड का आंसर 2 आता है, तो इसका आंसर 2 हो गया। 1 नोड का आंसर क्या आता है, 1 नोड का आंसर 1 आता है, ठीक है। 1, 2 × 1 2 हो गया जी। अगर मैं 3 को रूट नोड लेता तो मेरे पास यहाँ पर 1, 2 आता, और यहाँ पर मेरा 4 आता। ये 2 नोड हो गई हैं, और ये 1 नोड हो गई हैं। 2 नोड का आंसर 2 आता है, 1 नोड का आंसर 1 आता है। 2 × 1 2 आ गया जी। तो अब तक आपका आंसर क्या हो चुका है, अब तक आपका आंसर 9 तो बन चुका है, बस 4 वाला पेंडिंग है। तो 4 को अगर आपने ले लिया तो 4 के केस में 1, 2, 3 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे कोई भी नोड नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 0 नोड्स हो गई, और यहाँ पे 3 नोड्स हो गई। 3 के केस में आंसर 5 आता है, 0 के केस में आंसर 1 आता है। तो 5 और 1 कितना हो गया, 5 × 1 5, ये 5 और ये 9 कितना हो गया 14। तो आप ध्यान से देखो, तो जिस प्रकार n के अंदर यहां पर आंसर बिल्डअप हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे n इक्वल टू 4 के लिए 14 आंसर आ गया, उसी प्रकार आपकी कैटलान सीरीज के अंदर भी नंबर पड़े हैं 1, 2, 5, 14। तो आपके नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली यूनिक बाइनरी सर्च ट्रीज एग्जैक्टली सिमिलर आते हैं जितना आपके कैटलान सीरीज के अंदर नंबर्स होते हैं। क्या बात समझ में आती है? तो अगर आपको सिर्फ कैटलान नंबर प्रिंट कराने भी आते तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा पाते। इस क्वेश्चन का सीधा सीधा 1 वर्ड सोल्यूशन है भैया कैटलान नंबर। अगर मैं इनपुट में आपको n दूंगा, आपसे पूछूं कितने स्ट्रक्चरली यूनिक बाइनरी सर्च ट्री इससे बना पाएंगे, आप बोलोगे भैया कैटलान नंबर। खत्म, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होता है कैटलान नंबर का, ये देखते हैं एक बार। कोई इमेज निकालते हैं, वहां पे आपको फॉर्मूला तो मिल ही जाएगा, ठीक है। 2n फैक्टोरियल अपॉन में n + 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल। कर लोगे सॉल्व, कर लोगे मित्र?
आसान है कि नहीं है? तो इस प्रकार तुमने कैटलन नंबर के बारे में सीख लिया कि भैया कैटलन नंबर कैसे काम करता है और नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली यूनिक बाइनरी सर्च ट्रीज कैटलन नंबर के द्वारा निकाली जा सकती है। या फिर मैं अगर एक और क्वेश्चन आपको बताऊं तो इंटरसेक्शन कॉर्ड्स इन अ सर्कल ऐसे करके क्वेश्चन आता है, उसको भी आप सेम कॉन्सेप्ट जो आपने अभी पढ़ा है इसके द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन, और इसको करने में मजा आएगा क्योंकि अब तक मैंने डीपी में ट्री वाला कोई क्वेश्चन नहीं किया था, अब आपने डीपी में ट्री वाला क्वेश्चन भी एक कर लिया है। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, इतना ही, तब तक के लिए बाय।